दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज दोस्तों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लाए हैं टू द प्रोग्राम में। औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य। तो टू द प्रोग्राम में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने, जिन्हें प्रेसिडेंसी का शहर कहा गया। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधियाँ जो होती थी, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वही रोजगार व व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारिक, प्रशासक तथा शासक रहते थे। एक शहर से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे। जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए, जिनमें आगरा, दिल्ली और लाहौर प्रमुख थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। शाही नगर किलेबंद होते थे। उद्यान, मस्जिद तथा मंदिर, मकबरे, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे तथा विभिन्न दरवाजों से आने वाले या आने जाने वाले जो लोग थे उन पर नियंत्रण रखा जाता था। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून बनाए रखता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई। क्षेत्रीय शासक मजबूत हुए। दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तांजौर आदि शहरों ने ले लिया। अंग्रेजों के ज़माने औपनिवेशिक के शहर बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था, जिसमें मानचित्र और जनगणना का प्रमुख स्थान था। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक शहर ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए इलाके पर बेहतर नियंत्रण के लिए शहर के विकास की योजना बनाने, व्यवसाय बढ़ाने तथा उसकी संभावना की तलाश के लिए नक्शे जरूरी थे। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ई में किया गया। इसके बाद 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का एक नियमित व्यवस्था बन गई, जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सका तथा वार्षिक नगरपालिका कर वसूला जा सके। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ई में हुई। जमालपुर, वॉलंटियर और बरेली जैसे रेलवे नगर भी अस्तित्व में आए। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बम्बई में फोर्ट बनाए। औपनिवेशिक शहरों में यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग अलग बस्तियां बनाई गई। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर कहा गया। औपनिवेशिक काल था जो उसमें कानपुर और जमशेदपुर ही सही मायने में औद्योगिक शहर थे, क्योंकि ये उत्पादन के केंद्र थे। नए शहरों में सामाजिक जीवन में बदलाव आए। क्लर्क, वकील, शिक्षक, अकाउंटेंट के रूप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। स्त्रियां नई भूमिका में शिक्षिका, नौकरानी तथा कामगारों का एक नया वर्ग जन्म लिया। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलन में आई। पहला नवशास्त्रीय
और शैली जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना पाई जाती थी, जैसे बम्बई का टाउन हॉल व एलिफस्टिन सर्कल। दूसरी शैली नवगोथिक शैली थी, जिसमें ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा देखने को मिलता है, जैसे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय। तीसरी शैली थी इंडो सारासोनिक शैली, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई का ताजमहल होटल। भारत में हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। हिल स्टेशन फौजियों का ठहरने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। हिल स्टेशनों को सैनिटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया, जहां सिपाहियों को विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। तो दोस्तों, ये आज के टू द प्रोग्राम में बस इतना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टू द प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।